गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाएं। उसमें हम बात कर रहे थे आयनिक यौगिक के निर्माण की। तो आयनिक यौगिक का निर्माण हमने पढ़ा था, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। धातु किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में। किसमें होगी भाई? ठोस अवस्था में। उसको एक ऊष्मा दी जाती है या ऊर्जा दी जाती है जिसका नाम है उदारोपातन ऊर्जा। तो धातु किस में चेंज हो जाती है? गैसीय अवस्था में। और ऊर्जा धातु ने ग्रहण की, इसलिए प्रक्रम कैसा हो गया? ऊष्मा शोषी। कैसा हो गया भाई? ऊष्मा शोषी। ठीक है। इसके अलावा धातु जो गैसीय अवस्था में होती है उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है जिसका नाम है आयनक ऊर्जा। आयनक ऊर्जा। मान लीजिए धातु के द्वारा बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया गया, तो धातु किस अवस्था में चेंज हो जाएगी? आयनिक अवस्था में, धनावेशित अवस्था में चेंज हो जाएगी। धातु गैसीय धनावेशित अवस्था में चेंज हो जाएगी। और ये ऊर्जा भी इसने धातु के द्वारा ग्रहण की गई, इसलिए प्रक्रम कैसा हो गया? ये भी ऊष्मा शोषी। कैसा हो गया? ऊष्मा शोषी। ठीक है। और जो विद्युत ऋणी परमाणु होगा वो किस अवस्था में होगा? अणु के रूप में होगा। मान लीजिए कोई विद्युत ऋणी परमाणु X2 है, तो उससे हमको परमाणु निर्मित करना होता है। परमाणु निर्मित करने की ऊर्जा दी जाती है जिसका नाम है वियोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? वियोजन ऊर्जा। तो X के कितने एटम बढ़ जाएंगे? 2 एटम। ठीक है। X के 2 एटम बढ़ जाएंगे और X के 2 एटम जब बन जाते हैं तो प्रक्रम कैसा होता है? देखो, इस ऊर्जा का भी इसने क्या किया? अवशोषण किया, इसलिए ये प्रक्रम भी कैसा हो जाता है? ऊष्मा शोषी हो जाता है। ऊष्मा शोषी हो जाता है। मान लीजिए मैंने एक एटम कल्पना कर ली, एक एटम को ले लिया, उसमें मैंने जो धातु के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है उसको एडिशन कर दिया। तो बताओ, इसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है तो ऊर्जा निकलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो X पर चार्ज कैसा आ गया? माइनस। लेकिन ये भी किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में होता है। जैसे धातु गैसीय अवस्था में होती है, ऐसे ही विद्युत ऋणी परमाणु जो होगा वो भी किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। अब ऊर्जा निकली तो प्रक्रम कैसा हुआ? ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी। ठीक है। अब Xn पर जो चार्ज है वो धातु गैसीय अवस्था में तो कैसा चार्ज है? प्लस। और X पर चार्ज कैसा है? माइनस है। X पर चार्ज कैसा है? दोनों गैसीय अवस्था में है और दोनों गैसीय अवस्था में जब आपस में आकर्षण बल अनुभव करेंगे, प्लस और माइनस के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, तो इस बंध का निर्माण होता है। उस बंध को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध। तो N और X के बीच में किस बंध का निर्माण हो गया? आयनिक बॉन्ड का। किसका निर्माण हो गया भाई? आयनिक बॉन्ड का। ऊर्जा जो निकलती है उस ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा निकली तो ये प्रक्रम कैसा हुआ? ऊष्मा क्षेपी। कैसा हुआ भाई? ऊष्मा क्षेपी। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको इसमें पिछले वीडियो में भी आपको आयनिक यौगिकों के बहुत से निर्माण करके आपको बताए थे। आज हम बात करते हैं इस जालक ऊर्जा की कि जालक ऊर्जा होती क्या है। तो वो पहले तो यहीं से समझ में आ जाएगी आपको इसकी परिभाषा। जब किसी गैसीय विद्युत धनी परमाणु और गैसीय विद्युत ऋणी परमाणु के निश्चित संगठन के फलस्वरूप यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, निश्चित संगठन के फलस्वरूप एक मोल ठोस आयनिक यौगिक के निर्माण। ये कैसा हो रहा है? एक मोल ठोस आयनिक यौगिक का निर्माण। एक मोल ठोस आयनिक यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप जिस ऊर्जा का निष्कासन होता है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या होती है? डेफिनेशन होती है जालक ऊर्जा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। इसमें हम लिखते हैं स्थिर गैसीय स्थिर वैद्युत संगठक आयनों के गैसीय स्थिर वैद्युत संगठक आयनों के द्वारा, गैसीय स्थिर वैद्युत संगठक आयनों के द्वारा एक मोल ठोस आयनिक यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा क्या हुई? गैसीय स्थिर वैद्युत संगठक आयनों द्वारा एक मोल ठोस आयनिक यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। जो जालक ऊर्जा होती है
वो ठोस आयनिक यौगिक की त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठोस गैसीय आयनिक यौगिक के जो जालक ऊर्जा होती है वो गैसीय आयनिक यौगिकों के त्रिज्याओं के आयनिक त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जालक ऊर्जा एंटी प्रोपोर्शनल होती है R प्लस और R माइनस। यहाँ R प्लस कहलाता है धनायन की आयनिक त्रिज्या, धनायन की आयनिक त्रिज्या, और R माइनस कहलाता है ऋणायन की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। दोनों की क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का अर्थ ये है अगर प्लस और माइनस की आयनिक त्रिज्या यानी कि जो स्थिर वैद्युत धनी परमाणु है और स्थिर वैद्युत ऋणी परमाणु है, यदि दोनों की आयनिक त्रिज्याओं का मान यदि कम है, मान यदि कम है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। और यदि दोनों की आयनिक त्रिज्याओं का योग का जो मान है यानी कि जो दूरी है वो अगर अधिकतम है, यानी अधिकतम होगी तो उनके बीच में जो आकर्षण बल क्या होगा वो न्यूनतम होगा, और आकर्षण बल जब न्यूनतम होगा तो उसकी जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा भाई, कम होगा। यानी जालक ऊर्जा किसे कह रहे हैं हम, स्थिर वैद्युत धनी परमाणु और विद्युत ऋणी परमाणु के द्वारा किसी एक मोल ठोस आयनिक यौगिक में निर्मित होने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उस ऊर्जा को क्या कहा जा रहा है, जालक ऊर्जा कहा जा रहा है। यानी कि अगर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल है, आयनों का आकार अगर छोटा है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इसका मतलब जालक ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। यानी कहने का अर्थ है अगर त्रिज्याओं का मान अधिक है, त्रिज्याओं का मान अधिक है तो आकर्षण बल न्यूनतम होगा, जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। और त्रिज्याओं का मान यदि कम है तो जालक ऊर्जा आकर्षण बल क्या होगा भाई, अधिक होगा, जालक ऊर्जा का मान भी अधिक पाया जाएगा। तो ये था जालक ऊर्जा और धनायन आयनिक की ऋणायन की आयनिक त्रिज्याओं के बीच में संबंध। अब हम एक किस प्रकार से प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा, किस प्रकार किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान कम होगा। तो वो देखते हैं प्रश्न, एक प्रश्न देखता हूं मैं आपको बताता हूं। प्रश्न ये है NaCl आयनिक यौगिक की NaCl आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान KCl आयनिक यौगिक से अधिक पाया जाता है। क्यों? NaCl आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान KCl आयनिक यौगिक से अधिक पाया जाता है, क्यों? तो देखिए इसमें आपने आवर्त सारणी पढ़ी है 10वीं क्लास में प्यारे बच्चों, उसमें आपने S ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं, जिनका S ब्लॉक के तत्व, उसमें आपने फर्स्ट ए वर्ग पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि ये एक वर्ग होता है। ऊपर से नीचे चलने पर ये वर्ग में ये वर्ग होता है, ऊपर से नीचे चलने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो देखो यहाँ पर ये सोडियम है और यहाँ पर ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम का आकार कैसा है, बड़ा, कैसा है, बड़ा, और सोडियम का आकार कैसा है, छोटा, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। वर्ग में ऊपर नीचे चलने पर परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सोडियम का आकार छोटा है, पोटेशियम का आकार कैसा है, बड़ा। और जब इन दोनों आयनिक यौगिकों का निर्माण होगा तो देखो Na तो क्या होगा प्लस, Cl क्या होगा माइनस, K क्या होगा प्लस और Cl क्या होगा माइनस। ये दोनों ऋणायन तो कैसे हैं, समान, इसलिए क्या दर्शाते हैं, समरूपता। कैसे हैं, समरूपता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में देखो सोडियम का, इस पर भी प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस आवेश है। तो सोडियम का आकार कैसा है, छोटा, और पोटेशियम का आकार कैसा है, बड़ा। तो पोटेशियम का आकार जब बड़ा है तो जो विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणु इनके बीच में स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा। जब आकार बड़ा है तो दूरी ज्यादा है और आकर्षण बल क्या होगा, कम। तो आकर्षण बल जब कम होगा तो मुक्त होने वाली ऊर्जा जो होती है जालक ऊर्जा, उसका मान भी कम प्राप्त होगा। और जबकि सोडियम का आकार कैसा है भाई, छोटा, और सोडियम का आकार छोटा है तो इसका मतलब क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों आयनों के बीच में कैसा है, प्रबल। और प्रबल होने के कारण जो ऊर्जा होगी जालक ऊर्जा, उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ठीक है, तो जिसका आकार छोटा होगा
उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यहाँ तो दोनों कैसे हैं, समान है Cl माइनस और Cl माइनस, लेकिन दोनों की तुलना करें तो दोनों में से देखो सोडियम धनायन का आकार कैसा है, पोटेशियम की तुलना में छोटा। जिसका आकार छोटा है उसका मतलब उसके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। जब किसी विद्युत ऋणी परमाणु के पास जाएगा वो, तो विद्युत ऋणी परमाणु और उसके बीच में जो दूरी होगी वो कम होगी, और दूरी जब कम होगी तो ज्यादा ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि आकर्षण बल बराबर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है, देखते हैं। प्रश्न ये होता है FeO की तुलना में Fe2O3 की जालक ऊर्जा का मान, FeO की तुलना में Fe2O3 की जालक ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्यों? ध्यान से समझना प्रश्न को। FeO की तुलना में Fe2O3 की जालक ऊर्जा का मान, दोनों आयनिक कंपाउंड है, दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड। FeO और Fe2O3, इसका तो नाम है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं इसको फेरस और फेरिक, क्यों कहते हैं इसको, तो देखो इसमें ध्यान से देखना, FeO और मैंने यहां लिख दिया Fe2O3, ये धातु धनायन है। क्या है, धातु धनायन। इसको मैंने मान लिया X। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2, तो इसको मैंने मान लिया -2 बराबर 0, तो X बराबर कितनी हो गई, +2, यानी कि Fe पर आवेश कितना है, +2, कितना है, +2। यहाँ पर Fe कितने हैं, 2, तो इसको मैंने मान लिया 2X। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2, तो 3 की कितनी, -6 बराबर 0। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है, ध्यान रखना, और संयोजकता निश्चित होती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, और संयोजकता क्या होती है, निश्चित होती है। संयोजकता का मतलब कितने बंध बना रहा है, सहसंयोजक बंध कितने, कोई भी परमाणु कितने सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, वो उसकी संयोजकता के अंतर्गत आता है। और ऑक्सीकरण अवस्था कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो वो उसकी किसके अंतर्गत आती है, ऑक्सीकरण अवस्था के अंतर्गत आती है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, विन्यास क्या होता है, 2 और 6। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 2, इसलिए -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा X बराबर 6/2 बराबर कितना, +3। तो यहाँ पर Fe किस अवस्था में है, +3 में, तो +3 में, तो इसका मतलब क्या है, ये फेरिक, क्या है, फेरिक। अब ध्यान देना बेटा, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी धातु की ऑक्सीजन, दो कोई कंपाउंड है या दो आयनिक यौगिक है, जैसे दोनों समान है भाई, यहाँ भी ऑक्सीजन विद्युत परमाणु है और यहाँ भी ऑक्सीजन विद्युत परमाणु है। अगर दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था, अगर एक की न्यूनतम है, एक की अधिकतम है, यानी दो धातु हैं और दोनों समान है और दोनों विद्युत परमाणु भी समान है, और दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग क्या है, कंपाउंड है, और एक कंपाउंड में किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है और एक कंपाउंड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है, तो जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है उसके तो नाम के अंत में लगता है अस। क्या लगता है, अस, इसलिए इसका तो नाम हो गया फेरस। और जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है उसके नाम के अंत में लगता है इक, इसलिए इसका नाम हो गया फेरिक। ध्यान रखना। तो देखो, जिसकी धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होगी, धातु आयन पर ऑक्सीकरण जो संख्या का मान है अगर वो अधिक है, तो इसका मतलब उसका आकार कम होगा। आकार क्या होगा, कम। और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान कम है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था जो आवेश की संख्या है अगर वो कम है, तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार जिसका बड़ा है तो इसका मतलब भाई धातु धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो कम लगेगा और जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा, सीधी सी बात है। और जिसका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत जो आकर्षण बल जो आयनिक बंध बनाने के लिए लग रहा है वो क्या होगा, अधिक होगा, उसकी जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकार किसका छोटा है, Fe+3 का, यहाँ पर आकार किसका बड़ा है, Fe+2 का। जिसका आकार छोटा उसकी जालक ऊर्जा अधिक, और जिसका आकार बड़ा, यहाँ पर आकार Fe+3 का छोटा, यहाँ पर Fe+2 का आकार बड़ा, तो इसका आकार बड़ा, उसकी स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने की, यानी कि आयनिक बंध बनाने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। इसलिए Fe2O3 की जालक ऊर्जा अधिक होती है FeO की तुलना में। तो
कोई भी आपसे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। 4 यौगिक दे देंगे आपको, चारों में से देखना है कि जिस धातु की ऑक्सीजन अवस्था अधिकतम आती है, तो इसका मतलब उसका आकार छोटा है, और आकार छोटा है तो स्थिर विद्युदाकर्षण बल बनना की स्थिर विद्युदाकर्षण बल बनाने की क्षमता या आयनिक बंध बनाने की क्षमता उसकी क्या होगी, अधिक होगी, उसकी जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो इस तरह से आपसे जालक ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं जालक ऊर्जा के बारे में। जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा वो विलायकन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलायकन ऊर्जा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जालक ऊर्जा को तो रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और विलायकन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, यानी कि जिसकी जालक ऊर्जा, जिस आयनिक कंपाउंड की जालक ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी विलायकन ऊर्जा कम होगी। विलायकन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी ठोस आयनिक यौगिक को जब जल में घोला जाता है उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को कहा जाता है विलायकन ऊर्जा। क्या कहा जाता है, विलायकन ऊर्जा। यानी कि कोई भी आयनिक यौगिक जल में कब विलयशील होगा, जब यू से एस का मान बहुत ज्यादा होगा। जब यू से एस का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ध्यान रखना, कोई भी आयनिक यौगिक जल में विलयशील कब होगा, जब यू से एस का मान बहुत ज्यादा होगा। कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए अब में हम यह बात करते हैं जैसे NaCl और KCl, तो बताओ KCl की जालक ऊर्जा और NaCl की जालक ऊर्जा। तो NaCl की जालक ऊर्जा हमने पिछले भी प्रश्न पढ़ा था अधिक है, क्योंकि सोडियम का आकार कैसा है, छोटा। आकार छोटा है, स्थिर विद्युदाकर्षण बल क्या है, Cl- और Na+ के बीच में ज्यादा होगा। और K+ का आकार कैसा है, बड़ा। स्थिर विद्युदाकर्षण बल K+ और Cl- के बीच में क्या होगा, कम होगा, तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। तो जिसका जालक ऊर्जा का मान कम है उसकी जल में विलेयता अधिक होगी। जल में विलेयता क्या होगी भाई, अधिक। और जिसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक है उसके जल में विलेयता कम होगी। तो आपको पता है कि NaCl की जालक ऊर्जा का मान क्या है बेटा, अधिक है, इसलिए जल में विलेयता कम होगी। और KCl की आयनिक यौगिक जो है उसकी जालक ऊर्जा का मान क्या है, कम है, तो जल में विलेयता अधिक होगी। अतः यही कारण है कि KCl जल में अधिक घुल जाता है, तीव्र गति से घुलता है, और NaCl जल में कम यानी समय लेता है, घुलने में टाइम लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा नमक को जब आप जल में डालते हो तो सीधा उसमें घुल नहीं पाता है, नीचे क्रिस्टल जम जाते हैं उसके। वो क्रिस्टल इसीलिए कारण जमते हैं क्योंकि उसकी जालक ऊर्जा का मान क्या है, अधिक है। ठीक है, तो जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा में एक दूसरे में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कहने का अर्थ होगा जिसकी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा उसकी विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा, और जिसकी विलायकन ऊर्जा अधिक है उसकी जालक ऊर्जा कम होगी। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी कारण से आयनिक यौगिक जल में क्या पाए जाते हैं, विलयशील पाए जाते हैं। तो ये था जालक ऊर्जा से संबंधित कुछ आज का टॉपिक, जो मैंने आपको जालक ऊर्जा की परिभाषा, जालक ऊर्जा कैसे आयनिक यौगिकों को प्रभावित करती है, ठीक है, विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा में क्या संबंध होता है। आगे नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणों या लक्षणों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।